तो अयोध्या में 67 एकड़ जमीन पर ट्रस्ट को दी जाएगी, ट्रस्ट बनवाएगी भव्य मंदिर। पीएम ने आज लोकसभा में सत्र के दौरान अपनी बात रखी और इस दौरान राम मंदिर के लिए ट्रस्ट की घोषणा उन्होंने की है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के माध्यम से ही मंदिर का निर्माण होगा और जो भी निर्णय लिए जाएंगे ट्रस्ट उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेगा। और आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान आंगन से लेकर चबूतरे से लेकर पूरा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही बनवाया जाएगा और ट्रस्ट सारी जिम्मेदारी उठाएगा। और यहां पर पीएम मोदी ने सत्र में सभी से सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इस भव्य निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं और साथ ही ट्रस्ट भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा। राम मंदिर के लिए बड़ी योजना तैयार है और इस योजना के तहत अब काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से राम मंदिर का निर्माण को लेकर अयोध्या जो रहा है इसको लेकर विवाद होता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के दौरान 67 एकड़ जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इस निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित की गई है। ट्रस्ट के माध्यम से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो अयोध्या में 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी और इस जमीन में मंदिर का निर्माण होगा। पूरा मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से बनाया जाएगा। सभी से सहयोग की अपील भी पीएम मोदी ने की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिगृहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। इसके बीच में खाई ना हो, वो राम राज्य है। राम राज्य की पहचान थी कि उसमें विषमता नहीं थी, इसलिए अब राम मंदिर से राम राज्य की ओर भारत की दिशा को जाना है और उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं, गरीब तबके के लोग जो आर्थिक उत्थान, सामाजिक सम्मान और सत्ता में बराबर की भागीदारी के लिए संघर्षरत हैं, उनको अपना उचित स्थान मिले शासन में, प्रशासन में, सत्ता में, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। अब इस ओर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जाएंगे। मेरे लिए तो आज बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है और हम भव्य राम मंदिर के निर्माण को देखेंगे। और ये भी सच्चाई है कि अगर वहां पर वो ढांचा वहां से ना हटा होता तो पुरातत्व के लोग प्रमाण ही ना ढूंढ पाते, क्योंकि प्रमाण ढूंढने के लिए पुरातत्व के लोग उस ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए यद्यपि वो एक दुखद अध्याय था लोगों के लिए, लेकिन वही दुखद अध्याय अंत में एक सुखानुभूति में बदला है। इसलिए अभी दूसरे ट्रायल के लिए हम तैयार हैं, जिसमें अडवाणी जी हैं, मैं हूं, और वो है
कि क्या ये साजिश थी या पूरी देश की जनता की भावनाओं की प्रतिक्रिया थी जो 6 दिसंबर को घटा था। तो उसके लिए जो होगा, उसके जो परिणाम होंगे, मैं तो शुरू से ही बोली थी कि हम तो फांसी पर भी लटकने को तैयार हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि साजिश हो नहीं सकती लाखों लोगों के साथ में मिल करके। लेकिन मेरे लिए बहुत संतोष का दिन है। अब मैं आप लोग को सवाल करना चाहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, कैबिनेट का अभिनंदन करती हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करती हूँ और देश की जनता का अभिनंदन करती हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो जिस सद्भावना, शांति और सामंजस्य के साथ देश की जनता ने इस फैसले को स्वीकार किया था, सिर माथे पे बिठाया था, इसके लिए पूरा देश अभिनंदन का पात्र है। आपने कहा कि राम मंदिर से राम राज्य की हो, जो देश में मंदी चल रही, क्या आपका इशारा ये है कि अब उससे निकल के मतलब राम राज्य की तरफ आर्थिक विषमता? ये तो सच्चाई है कि देश में अमीर और गरीब के बीच में एक भयावनी खाई है और इस भयावनी खाई को पाटने का प्रयास महात्मा गांधी जी के समय से ही शुरू हुआ था। उन्होंने जो चरखा की बात कही थी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात थी, स्वरोजगार की बात थी। और प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना की घोषणा की थी वह भी उसी के लिए थी। तो मुझे ये लग रहा है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि राम मंदिर के निर्माण में भी मैं एक सिपाही थी और अब राम राज्य के लिए भी मैं उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं खजुराहो से जो 15 साल सांसद रही, वहाँ वही वर्ग है जो कि समानता के अधिकार से वंचित है। इसलिए अब तो और बड़ी और व्यापक लड़ाई होनी है और अच्छा है कि उसमें प्रधानमंत्री जी अभी मोदी जी हैं जो इस चीज को समझते हैं, इस आर्थिक विषमता का स्वयं अनुभव कर चुके हैं वो अपने निजी जीवन में, और इसलिए वो इस तकलीफ को समझते हैं कि गरीब आदमी किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गरीब है तो वो हर प्रकार के मानवाधिकार से वंचित हो जाता है। इसलिए अभी तक राम मंदिर का अध्याय पूरा हुआ, अब राम राज्य का अध्याय शुरू होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, जब सवाल होने ना तो हाथ मुझे दिखना है, तो जिसका हाथ पहले उठ गया होगा उसको मैं पहले उसकी तरफ देख दूंगी, बुरा नहीं मानना उसका। जी आडवाणी जी और आप एक मामले में भी हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर कार सेवा नहीं हुई होती, ध्वस्त नहीं हुआ होता, पुरातत्व विभाग ये सब कहां से सबूत जुटाता, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और डिसीजन वहां से आया है, श्रेय किसको जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, आप जैसे जो कार सेवा में थे, या मोदी सरकार जो फैसले ले रही? मुझे लगता है कि फैसले सुनाए जाने का श्रेय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही जाएगा, लेकिन फैसले की स्थितियों को बनाने का जो श्रेय है वो देश की जनता को जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व वहां पर कार सेवक कर रहे थे। हम लोग तो उनके साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, देखिए। और रेगुलेशन में लाते हैं वैसे रहेगा। ये केवल बैंकिंग के मुद्दे के लिए ये रेगुलेशन रहेगा, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रोज के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का जो रेगुलेशन होता है वो चलता रहेगा। लेकिन ये इसमें 5-6 चीजें महत्वपूर्ण होगी कि पदाधिकारी कोऑपरेटिव बैंक का बनने के लिए अब कुछ क्वालिफिकेशन होंगे, तो जो शर्तों को पूरा करता है वही बन सकेगा, और उसके बारे में ये रेगुलेशंस आरबीआई के आएंगे। जो प्रमुख अधिकारी सीईओ वगैरह की नियुक्ति होती है उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑडिट के लिए जो आरबीआई के नियम है उसी के तरह ऑडिट होगा। मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस अच्छे चले, इसके लिए जो आरबीआई बीच बीच में नए तरीके बताती है वो भी यहां लागू होंगे। ऋण माफी या कुछ करने के लिए भी उसके नियम का पालन करना पड़ेगा, और अगर कहीं स्थिति बिगड़े तो
सुपरसीड करके बैंक का कंट्रोल लेने का भी अधिकार आरबीआई को इससे मिलेगा। ये बहुत सालों से डिपॉजिटर्स की मांग थी, ये फाइनेंशियल सेक्टर की मांग थी, कोऑपरेटिव में जो लोग लगे हैं उनकी भी मांग थी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। 1540 बैंकों में बहुत अच्छा काम करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लेकिन कुछ चंद ऐसे कोऑपरेटिव बैंक निकलते हैं कि जहां गलत काम होता है और उसके कारण पूरा क्षेत्र बदनाम होता है। वो न हो इसके लिए इसका उपयोग होगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राजगढ़ से बड़ी खबर। राजगढ़ थप्पड़ कांड में गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान आया है। डीजीपी की चिट्ठी पर बोले बाला बच्चन के थप्पड़ मारने की रिपोर्ट मिल गई है, पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। सीएम के संज्ञान में पूरा मामला है, कानून अपना काम अच्छी तरह से करेगा। तो गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान सामने आया है राजगढ़ थप्पड़ कांड को लेकर। जिस तरीके से डीजीपी ने चिट्ठी लिखी है और इस पर अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, तो वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने बयान देते हुए कहा कि डीजीपी की चिट्ठी पर अब प्रतिक्रिया होगी और रिपोर्ट, थप्पड़ मारने की जो रिपोर्ट है वो मिल गई है, तो वहीं पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। सीएम के संज्ञान में पूरा मामला है, कानून अपना काम अच्छी तरह से करेगा। तो राजगढ़ कलेक्टर के खिलाफ कई सारे जो विवाद हैं वो उजागर हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार थप्पड़ मारे जाने की जो खबरें वो सामने आ रही हैं, इस पर सियासत भी हो रही है और आपको बता दें कि बीजेपी इसको लेकर अब काफी उग्र हो गई है। जानकारी में आया है मामला, ठीक है। इस पे जो निर्णय लेना है, जो अपना जो व्यवस्था जो है, कानून को अपना काम करना है, कानून अपना काम करेगी। इसमें तो सबको सर्वविदित है, जो हुआ है वो सबकी जानकारी में है। ठीक, आगे की कार्रवाई जो बनती है, जो आगे की कार्रवाई जो होना है वो स्वतः अपना काम करेगी कानून। सर, पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी इस मामले में, लेकिन कलेक्टर से जुड़ा मामला इसलिए जानकारी भेजना उन्होंने उचित समझा। ठीक है, ये आगे जो भी हो सकता है, इसमें जो बेटर जो किया जा सकता है जो होगा, उसमें जो होना है। तो वहीं एमपीपीएससी परीक्षा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 27% आरक्षण पर रोक हटाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 27 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। अंतिम सुनवाई तक पूर्वादेश के तहत भर्ती होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एमपीपीएससी परीक्षा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर है। 27% आरक्षण पर रोक हटाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 27% आरक्षण को लेकर रोक लगी हुई है, उसको हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, 27% आरक्षण पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। क्या दलीलें रखी गई थी, क्या बातचीत हुई है, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, बिल्कुल सरकार ने इसके पूर्व भी एक आवेदन दिया था कि जल्द इस मामले में सुनवाई की जाए, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था। और ये भी बात कही थी कि जो रोक लगाई है इस नए कानून पे, इस रोक को भी हटाया जाए, जिस बात से हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया है। आज पुनः अपने आवेदन को लेकर सरकार हाईकोर्ट के समक्ष जब सुनवाई हो रही थी पहुंची थी और ये दलील दी थी कि चूंकि ये कानून रूप इसे दिया गया है और ओबीसी वर्ग एक बड़ा तबका है मध्य प्रदेश के लिहाज से, और नीतिगत फैसला तो फिलहाल रोक हटा दी जाए तत्कालिक रूप से, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं माना और फिलहाल रोक हटाने से इनकार करते हुए 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई तय कर दी है। यानी कुल मिलाकर 27 फरवरी को क्या बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण वैध है या अवैध है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्या वो सही है या नहीं है, इस पर फैसला रेनू आने वाला है और 27 फरवरी को ही अंतिम सुनवाई होगी। तो क्या उस दिन ही फैसला आ जाएगा या हाईकोर्ट रिजर्व करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो सुप्रीम सुनवाई है इस पूरे मसले में मध्य प्रदेश के लिहाज से, स्टेट के लिहाज से, तो हाईकोर्ट में 27 फरवरी को होगी और सरकार अब कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत लगाएगी, जो कि अभी तक उसे हार का सामना ही करना पड़ा है। इसकी पूर्व भी रोक लग गई, रोक हटाने की बात कही गई, उससे हाईकोर्ट ने इनकार किया। अब तमाम याचिकाओं पर 27 फरवरी को सुनवाई नियत कर दी गई है और देखना होगा कि आखिर 27 तारीख को क्या बात निकल के इस पूरे मामले में सामने आती है। तो अभी तक फिलहाल कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है सरकार। प्रतीक, बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुंह की खानी पड़ी है सरकार को, जिस तरीके से कि ये 27% आरक्षण की बात सामने आई है। यहाँ पर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था और हाई कोर्ट जिस तरीके से लगातार अपने फैसले पर अडिग है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में भी हाई कोर्ट कैसे ही रुख रहेगा? क्योंकि जो बातें रखी जा रही हैं, जो दलीलें रखी जा रही हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि हाईकोर्ट बिल्कुल भी अपने फैसले से टस से मस होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी के लिए।
और बैतूल से खबर, गढ़ा डैम निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन। हजारों ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। डैम की जगह 8 बैराज थाने का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों की मांग बैराज नहीं बल्कि डैम ही बने। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आंदोलन के समर्थन में कई बड़े नेता शामिल हुए। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता भी इस दौरान नजर आए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बैतूल से गढ़ा डैम निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। और ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। ऋषु, गढ़ा डैम निर्माण को लेकर अब आंदोलन हो रहा है, क्या मांग है ग्रामीणों की, क्या बात कही जा रही है? जी देखिए, अभी फिलहाल तो जो है अधिकारी जो है सिंचाई विभाग के वो मौके पर है। यहाँ पर बैतूल से चिचोली के बीच में जो जीन धनोरा गांव है वहां पर चक्का जाम किया है ग्रामीणों ने। ग्रामीणों की ये मांग है कि जो 3 साल पहले गढ़ा डैम जो स्वीकृत हुआ था, डैम अपने मूल स्वरूप में ही बने, क्योंकि बीच में प्रशासन ने ये और चलिए सीधे अभी रुक करेंगे भोपाल का। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ये था कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग की, वैसा कुछ तो सब पता रहता, बाद में कुछ हो गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रचलित योजनाओं, विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत, इसके लिए करीब 10-साढ़े 10 करोड़ रुपए का वो था, वो हो गया। एक श्रीमती अर्चना खड्डर, उच्च श्रेणी शिक्षक, इनका करीब 15 लाख रुपए इनका बीमारी में लगा था, वो उसको स्वीकृत किया है। और एक है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक समर्थ, इनकी शर्त एवं भर्ती नियमों में 2018 का जो था उसमें संशोधन हो चुका था। वो मामला इसमें आया था कैबिनेट अप्रूवल के लिए, पहले ही हो चुका है ये। और इसमें भी वही चीजें हैं जो ओबीसी वर्ग को देना है, जो सवर्ण वर्ग को जो देना है 10%, 27 उनको देना है। और उसमें एक चीज ये भी है कि जितने पद हैं उसके 15 गुना लोगों को मेंस में टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। ये एक लिमिट लेकिन पहले वो रखी गई है, वो बाकी विज्ञप्ति में और आ जाएगा। जितनी पोस्ट हैं उसके 15 गुना लोग आमंत्रित होंगे मेंस में। इसके अलावा हाँ, और इसी तरह से मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति सेक्शन संवर्ग, इसके लिए भी सेम है। एक साथ दोनों चेंजेस हुए हैं इसमें। इसके अलावा एक है सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। इसमें जो इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार 1992 में संशोधन हुआ, 1 लाख रुपए मिलता था इसमें समाज सेवा के लिए। न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग में अब इसकी राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। जो 1 लाख मिलता था वो किया है। दूसरा एक है नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का मामला था। मध्य प्रदेश हाईब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज की नीति। इस नीति का उद्देश्य ये है कि एक तो होता है सोलर जो है वो दिन में है। उसके अलावा एक जो नया कंसेप्ट आया है विंड से भी एनर्जी पैदा की जा सकती है। जो जहाँ ऐसे स्थानों पर जहाँ सोलर है वहाँ विंड को भी किया जाएगा, तो उससे एडवांटेज ये होगा कि हवा तो रात में भी चलती है, तो उससे एनर्जी पैदा की जाएगी। तो ये दोनों मिला के ये चीप हो जाएगी। तो इसका कंसेप्ट लेके आए, इसकी नीति को अप्रूवल दिया है। और इसी में स्टोरेज भी किया जा सकेगा। इससे जहाँ एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है उसको स्टोरेज करके बाद में उपयोग किया जाए। ये
नई टेक्नोलॉजी है, इसका भी समावेश किया है, इसकी एक नीति अप्रूव कर दी है। शासन से जो और जो प्लांट होते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी के, और जो औद्योगिक होते हैं उद्योग के, उनके सिमिलर उनको मिलेगा, और डिपेंड करेगा उस पर कि कहाँ हो रहा है इन्वेस्टमेंट, कहाँ कर रहे हैं। अगर आपने आदिवासी क्षेत्रों में किया, पिछड़े क्षेत्रों में किया, तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलेंगे, चाहे बिजली का हो या जमीन का हो। लेकिन आपने मंडीदीप टाइप एडवांस जगह पे किया जहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्रियल, तो वहाँ कम मिलेगा, तो मिलेगा दोनों जगह। इसके अलावा ट्रांसमिशन का ग्रीन कॉरिडोर हो जाता है, तो उसमें कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है। हाँ, दूसरा ये है कि ट्रांसमिशन का जो ग्रीन कॉरिडोर है, तो उनका खर्चा बच जाता है, उसमें वो जुड़ सकेंगे, तो वो एक एडवांटेज होगा। इसके अलावा एक ये है, मैप IT के अंतर्गत जो होते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और अलग अलग पद हैं ये, इसकी करीब 16 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 12 पद संविदा में भरे जाएंगे और 4 जो है ये प्रतिनियुक्ति पे आएंगे। तो इसमें सब सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटाबेस डेवलपर, ये इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित लोग हैं, जिनको संविदा पे मैप IT रख सकेगा। और एक है ये आपका शासकीय जो हेलीकॉप्टर है बेल 430, इसकी जो सेल करने की बिड थी, एक कंपनी है ये, इसका नाम है मेजर्स एरोनॉट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेल 430, ये करीब 2 करोड़ रुपए के उसमें बिड दी थी। इसका अप्रूवल ले लिया गया है, उसको इसको आके ले जाना। ये पहले अप्रूव हो गया था, ये आज मंत्रिमंडल में भी आ गया। 2 करोड़ में नहीं, ये इसमें और भी थे, लेकिन ये इसका हाईएस्ट बिड थी। और इसी तरह से एरोट्रांस वर्सेस एरोट्रांस प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है शासकीय विमान B200, इसके भी स्पेयर इंजन और सब जो है ये गया है 9 करोड़ 30 लाख में। और इसकी कंपनी का नाम है ब्लू रे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। और एक वो था ऋण माफी वाला था, वो नहीं आदिवासी हाँ, एक है ये मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अध्यादेश 2020। इसमें जो जनजाति ऋण मुक्ति अध्यादेश 2020 का ये अनुमोदन हुआ है, जिसमें 15 अगस्त 2019 तक अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्तियों ने जो भी ऋण लिया होगा वो पूरा माफ हो जाएगा, कहीं किसी से लिया हो, किसी भी एजेंसी। मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2020 का अनुसमर्थन किए जाने हेतु प्रस्ताव है कि इस अध्यादेश के लागू होने के पश्चात 15 अगस्त 2019 तक अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण पूरा माफ हो जाएगा। सब चाहे प्राइवेट हो चाहे बैंकों से हो, याद आ चुका है पहले। वो किसानों में थी 2 लाख, इनमें कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। लाखों कौन सा रहवासी, उसकी स्थिति है कि ये सब चीज मास्टर प्लान में आ रही है, इसलिए अभी इसको नहीं लिया गया। मास्टर प्लान में है ये। नगर पंचायत में जो थी वो
उसमें मैं समझता हूँ एक बार और एग्जामिन उसको विभाग एक बार और एग्जामिन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।